नमस्कार दोस्तों, आज अपन वर्ण विचार की बात करेंगे और वर्ण विचार में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्नों की है वो आज हम बात करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा देखिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतः इकाई, भाषा की यानी पूर्ण जो भाव व्यक्त करने वाली, तो भाषा के पूर्णतः इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। कुल स्वरों की संख्या, यानी कुल जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या है वो क्या होती है? 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 4 होती है। किस तरीके से देखेगा? मूल स्वरों की अगर हम बात करें तो ए, ई, उ और री, ये जो 4 है ये मूल स्वर है। ये जो 4 है ये मूल स्वर है, क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और बाकी जो बचे वो संयुक्त स्वर कह सकते हैं, संधि स्वर कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखिएगा, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल जो व्यंजन है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? 33 होती है। कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या, तो कुल और स्वर और व्यंजनों के, स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, तो टोटल कितने हो गए? 44। तो कुल व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 44 वर्ण है वो हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है आपसे अगर पूछे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब वो 4 कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? एक तो देखिएगा क्षय, दूसरा है त्रय, तीसरा है जय और चौथा है श्रेय। ये जो 4 है यही मूल रूप से संयुक्त है वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में डिटेल से है, इन्हीं को क्यों कहते हैं डिटेल से है वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 2 होती है। उत्क्षिप्त का मतलब है जिनमें नीचे डॉट लगता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो 2 है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। और इन्हीं को है वो हम ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं का नाम क्या है? ताड़न जात। तो ये उत्क्षिप्त भी है और ताड़न जात भी है। ठीक है, अगला देखिएगा, अयोगवाह वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण? एक तो अंग और दूसरा है वो अ है, यानी विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों है वो अयोगवाह स्वर है वो कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। मूल रूप से वर्णों की संख्या, अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से वर्णों की जो संख्या है वो 44 है, क्योंकि 33 स्वर है, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, तो 44 जो है ये मूल रूप से वर्ण है वो कहलाते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अगर आपसे कि देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें तो 52 है। कितनी है? 52। कैसे कि इनमें 11 तो स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, 2 उत्क्षिप्त है और 4 संयुक्त है। इस तरीके से टोटल जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 52। तो इस तरीके से 52 वर्ण है वो होते हैं देवनागरी लिपि में। अगला बात करें, आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या,
आगत व्यंजन ध्वनियों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। अगर आपसे पूछे कि आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है तो 5 है। वो कौन कौन से है 5? देखिएगा, एक तो है सबसे पहले कै, खे, गे, जय और फे, और इन सब में नीचे नुक्ता लगा है। क्या लगा है? नुक्ता। यानी ये जो 5 वर्ण है ये अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये 5 जो व्यंजन है जिनमें सब में यानी कै, खे, गे, जय, फे, इनमें है वो नीचे नुक्ता लगा है, तो ये वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन। यानी दूसरी भाषा से हमने क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। आगत स्वरों की संख्या, आगत स्वरों की संख्या कितनी है? तो आगत स्वरों की जो संख्या है वो 1 है, आ। यानी ये जो 1 है ये आगत स्वर है। तो आगत स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 1। अगला देखिएगा, आगत वर्णों की संख्या। अब आगत वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो व्यंजन है 5 और स्वर है 1, तो टोटल अगर मिला दें तो 6 हो जाएंगे। यानी ये जो 6 है ये क्या है? आगत वर्ण है, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के। तो आगत वर्ण है वो कितने हैं? 6। तो इस तरीके से है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ और देखते हैं, देखिएगा। द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? और व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? अब देखिएगा, 2 वर्ण, 2 व्यंजन बिना स्वर के एक जैसे एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। किस तरीके से? जैसे हमारे पास में शब्द आ गया, मान लीजिएगा उत्तम। दूसरा शब्द देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में शब्द आ गया कच्चा। जैसे दूसरा शब्द आ गया पक्का। अब ये जो है ये किस तरीके के वर्ण है? द्वित्व वर्ण है, क्योंकि इनके अगर हम टुकड़े, जैसे उत्तम के अगर टुकड़े करते हैं तो ऊ स्वर है, इसमें तय आधा है हलंत के साथ में, और तय, तय में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। और इसके बाद में अगर मैं, और मैं के बाद में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। ठीक है, ये उत्तम के अगर हम टुकड़े करते हैं तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ण, तय, तय जो 2 वर्ण है वो एक जैसे एक साथ में प्रयुक्त हुए हैं, एक साथ में प्रयुक्त हुए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। एक जैसे 2 वर्ण बिना स्वर के एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से कच्चा में चय चय प्रयुक्त हुए हैं, पक्का में कै कै प्रयुक्त हुए हैं। इस तरीके के वर्णों को हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अगला देखिएगा, संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात आए तो 4 है, हमने देखा, लेकिन फिर भी संयुक्त तरीके से 2 वर्ण बिना स्वर के एक साथ प्रयुक्त होते हैं लेकिन अलग अलग वर्ण होते हैं तो उनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे देखिएगा, शब्द आया हमारे पास में उद्वेग शब्द आया। जैसे हमारे पास में द्वंद्व शब्द आया। तो इस तरीके के जो वर्ण है जिनमें अलग अलग वर्ण का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? उद्वेग के टुकड़े करके देखते हैं। उ, ऊ के बाद में है दे हलंत के साथ में, उसके बाद में वै में क्या मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में गै, और गै में क्या मिला हुआ है? गै में है वो ए स्वर मिला हुआ है। तो इस तरीके से देखिएगा आप कि ये जो दै और वै बिना स्वर के एक साथ में अलग अलग वर्ण है वो एक साथ प्रयुक्त हुए हैं तो इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा द्वंद्व। अगर हम द्वंद्व के टुकड़े करें तो किस तरीके से होंगे? यहाँ पे दै हलंत के साथ में है, उसके बाद में वै में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। इसके बाद में न हलंत के साथ में है, इसके बाद में फिर दै हलंत के साथ में है, फिर वै हलंत के साथ में, और इसमें क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ये जो द्वय, यहाँ कौन सा वर्ण है? संयुक्त। इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये 3 वर्ण अलग अलग एक साथ प्रयुक्त हुए हैं, 3 वर्ण अलग अलग एक साथ प्रयुक्त हुए हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको वर्ण गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण गुच्छ कहते हैं। यानी यहाँ पे
वर्ण या फिर व्यंजन गुच्छ, क्यों व्यंजनों का क्या बन गया यहाँ पे, गुच्छा बन गया, एक व्यंजनों का गुच्छा बन गया, तो इनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन गुच्छ कहेंगे, वर्ण की जगह व्यंजन गुच्छ है वो हम कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कुछ और शब्दों की हमें अगर बात करूं, जैसे हमारे पास में शब्द आया महात्म्य, ठीक है, महात्म्य शब्द आया। दूसरा देखिएगा स्वातंत्र्य शब्द आया, इसी तरीके से ज्योत्सना शब्द आया। तो ये जो है इनमें देखो तय, मैं और ये तीन वर्ण एक साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, तीन वर्ण बिना स्वर के एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, तय है, मैं है और ये है, ये तीन वर्ण एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। तो कम से कम तीन या तीन से अधिक वर्ण, अधिक व्यंजन है वो एक साथ प्रयुक्त होते हैं बिना स्वर के, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे स्वातंत्र्य में देखिएगा आधा न है, न के बाद में तय है, तय के बाद में रे है और रे के बाद में ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने वर्ण हैं, चार वर्ण है वो एक साथ में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगला देखिएगा ज्योत्सना, ज्योत्सना में भी तय हलंत के साथ में है, सय हलंत के साथ में है और न में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीन वर्ण जो है एक साथ में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक व्यंजन एक साथ में बिना स्वर के प्रयुक्त होते हैं, तो उसको हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो वर्ण बिना स्वर के एक साथ में लेकिन अलग अलग अगर वो हो, अलग अलग वर्ण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। और दो वर्ण बिना स्वर के एक साथ प्रयुक्त लेकिन एक जैसे हो, एक ही यानी एक जैसे ही हो, एक ही प्रकृति के हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे इस प्रकार से, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण वर्णों की है वो हमने बात की, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।